नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 26 अप्रैल 2021 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दैनिक क्विज पर। इसके तहत एक एक करके आपके सामने प्रश्न आएंगे। आपको 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करना है और कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बताना है और वीडियो के अंत में भी आपको यह बताना है कि आपके द्वारा कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया गया। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। अमेरिका के रक्षा उत्पादन अधिनियम ने महामारी के दौरान भारत को कैसे प्रभावित किया? अमेरिका ने अपने प्रावधानों के तहत भारत के ईईजेड का उल्लंघन किया। अमेरिका ने भारत को रक्षा निर्यात की कीमतें बढ़ाईं। अमेरिका ने कोविड-19 टीकों के लिए कच्चे माल पर निर्यात नियंत्रण रखा कि भारत के साथ संयुक्त रक्षा उत्पादन परियोजनाओं से अमेरिका पीछे हट गया। तो इसका सही उत्तर है सी, अमेरिका ने कोविड-19 टीकों के लिए कच्चे माल पर निर्यात नियंत्रण रखा। हाल के समय में यह जो मुद्दा है वह काफी चर्चा में रहा है। आज के द हिंदू अखबार में भी इसको प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है, जिसके तहत एक नवीन घटनाक्रम में अब अमेरिका ने भारत को कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण से संबंधित जो कच्चे माल है उसके निर्यात की अनुमति दे दी है और अब भारत इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण पहल कर पाने में सक्षम होगा। यह जो पूरा घटनाक्रम है वह महत्वपूर्ण है रक्षा उत्पादन अधिनियम के संदर्भ में, जिसे हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया था। यदि हम बात करें इसकी पृष्ठभूमि की तो 1950 में कोरियाई युद्ध की पृष्ठभूमि में इस अधिनियम को बनाया गया था, जिसके तहत तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रूमैन के द्वारा रक्षा गतिशीलता की स्थापना, मूल्य नियंत्रण और भारी उद्योगों को नियंत्रित किए जाने के संदर्भ में रक्षा उत्पादन अधिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2011 में भी राष्ट्रपति ओबामा द्वारा दूरसंचार उद्योगों को कंपनियों के नेटवर्क में लगे विदेश निर्मित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग से संबंधित जानकारी प्रदान करने के संदर्भ में भी यह कानून लागू किया गया था। इसके अलावा वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहले पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भी इस अधिनियम का प्रयोग किया गया था कोविड-19 से लड़ने के संदर्भ में आवश्यक वेंटिलेटर के निर्माण के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी जनरल मोटर्स को निर्देशित किए जाने के संदर्भ में। और यह जो रक्षा उत्पादन अधिनियम है यह 3 प्रमुख खंडों के चलते काफी चर्चा में रहता है, जिसके अंतर्गत अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी निजी कंपनी को देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक अनुबंधों को स्वीकार करने और प्राथमिकता देने के लिए मजबूर कर सकता है। साथ ही साथ यह राष्ट्रपति को नियम बनाने के लिए सेवा सामग्री सुविधाओं को आवंटित करने के संदर्भ में, साथ ही साथ देश की रक्षा को बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में उद्योगों के उत्पादन का विस्तार, कीमतों पर नियंत्रण और उपभोक्ताओं को देश की जरूरतों को पूरा करने के संदर्भ में कच्चे माल का आवंटन आदि के संदर्भ में भी राष्ट्रपति को अधिकृत करता है। विशेष रूप से कोरोना महामारी के काल में इस अधिनियम को लगाया गया ताकि अमेरिका की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसी के तहत भारत को जो कच्चे माल को निर्यात किया जाना संदर्भित था उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके चलते यह लगातार चर्चा में बना हुआ था। अब अगला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? अनिवार्य लाइसेंसिंग तब होता है जब कोई सरकार पेटेंट स्वामी की सहमति के बिना किसी अन्य को पेटेंट उत्पाद या प्रक्रिया का उत्पादन करने की अनुमति देती है या स्वयं पेटेंट संरक्षित आविष्कार का उपयोग करने की योजना बनाती है। यह बौद्धिक संपदा पर विश्व व्यापार संगठन के समझौते ट्रिप्स में शामिल पेटेंट संरक्षण के क्षेत्र में लोचशीलताओं में से एक है। जब एक अनिवार्य लाइसेंसिंग यानी सीएल जारी किया जाता है तो पेटेंट स्वामी पेटेंट पर अधिकार खो देता है और अनिवार्य लाइसेंस के तहत बनाए गए उत्पादों की प्रतियों के लिए मुआवजा नहीं दिया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है या है। केवल एक और दो, केवल 2 और 3 कि 1, 2 और
3। तो अनिवार्य लाइसेंसिंग के संदर्भ में पहला और दूसरा जो कथन है वह तो सही है, हालांकि तीसरा कथन गलत है, क्योंकि जब अनिवार्य लाइसेंसिंग जारी की जाती है तो पेटेंट स्वामी पेटेंट पर अपना अधिकार नहीं खोता है। बस इसमें यह होता है कि सरकार किसी अन्य को पेटेंट उत्पाद के उत्पादन की अनुमति दे देती है। यानी हमारा उत्तर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। आज के द हिंदू में इसके तहत खबर आई है, कोविड-19 से लड़ने के संदर्भ में रूस द्वारा भी सहायता दी जा रही है। हालांकि इसके तहत रूस रेमडेसिविर दवा को जो भेजने वाला था वह लाइसेंसिंग जटिलताओं के चलते भेज नहीं पाएगा, और इसी के चलते यह जो अनिवार्य लाइसेंसिंग जैसे प्रावधान हैं वह चर्चा में आ जाते हैं। कंपल्सरी लाइसेंसिंग या अनिवार्य लाइसेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेटेंट कर्ता की सहमति के बिना किसी पेटेंट उत्पाद को बनाने, उसका उपयोग करने और बेचने आदि के लिए एक आवेदक को सरकार के द्वारा लाइसेंस या प्राधिकरण दिया जाता है, और इसको दिया जाता है भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के अध्याय 16 और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते यानी ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके माध्यम से अनिवार्य लाइसेंसिंग पर चर्चा की गई है। इसके तहत पेटेंट की सीलिंग की तारीख से 3 साल बाद किसी भी समय अनिवार्य लाइसेंसिंग के लिए आवेदन किया जा सकता है, जिसके तहत किया जाने वाला ये आवेदन निम्नलिखित शर्तों के आधार पर संभव है, जैसे कि पेटेंट आविष्कार के संदर्भ में जनता की उचित आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया गया हो, पेटेंट आविष्कार जनता के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध ना हो, अथवा भारत में पेटेंटेड आविष्कार का उपयोग नहीं किया जाता हो। इसके अलावा पेटेंट अधिनियम की धारा 92 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भी पेटेंट के नियंत्रक अथवा कंट्रोलर ऑफ पेटेंट के द्वारा भी अनिवार्य लाइसेंस जारी किया जा सकता है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल या अत्यधिक तात्कालिकता जैसा मामला सामने हो। उल्लेखनीय है कि भारत में पहला अनिवार्य लाइसेंस 9 मार्च 2012 को हैदराबाद स्थित नाटको फार्मा को लिवर और किडनी कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाले एंटी कैंसर एजेंट नेक्सावर के उत्पादन के लिए दिया गया था, और यह जो नेक्सावर दवा है वह मूल रूप से एक कंपनी बेयर के द्वारा बनाई गई थी, जो कि पेटेंटेड दवा थी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग की अनुमति देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल स्थापित किया गया है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए गृह मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है। I4C ने साइबर क्राइम वॉलंटियर्स कार्यक्रम की परिकल्पना की है, ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सुविधा के लिए किसी भी गैर कानूनी सामग्री को चिन्हित करके साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने में मदद करने के लिए एक मंच पर नागरिक स्वयंसेवकों को एक साथ लाया जा सके। आपको बताना है कौन सा कथन सही है अथवा है। तो इसके संदर्भ में दूसरा और तीसरा जो कथन है वह हमारा सही है, हालांकि पहला जो कथन है वह सही नहीं है, क्योंकि साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग की अनुमति देने के लिए बनाया गया राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। यानी पहला कथन हमारा गलत है, हालांकि दूसरा तीसरा सही है, और इस आधार पे हमारा उत्तर हो जाएगा सी। आज के द हिंदू अखबार में इसके तहत खबर आई है। यदि हम बात करें राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की, तो गृह मंत्रालय के तहत यह एक नागरिक केंद्रित पहल है, जिसे 2019 में शुरू किया गया था, ताकि नागरिक साइबर अपराध की ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकें। मुख्य रूप से इसके तहत महिलाओं, बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराध, बाल
पोर्नोग्राफी, बाल यौन शोषण सामग्री, रेप अथवा सामूहिक बलात्कार से संबंधित साइबर अपराधों को रिपोर्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय अपराधों, सोशल मीडिया से संबंधित अपराधों आदि को भी रिपोर्ट किया जा सकता है। आपको ये याद रखना है कि चूंकि पुलिस राज्य सूची का विषय है, इसी के चलते सभी साइबर अपराध संबंधी शिकायतों को संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ही इसके संदर्भ में आगे बढ़ाया जाता है। और यह जो पोर्टल है वह समन्वित और प्रभावी तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के संदर्भ में राज्यों, जिलों और पुलिस स्टेशनों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के मध्य समन्वय में सुधार के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी ओर साइबर अपराध स्वयंसेवी कार्यक्रम भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C द्वारा एक मंच पर राष्ट्र की सेवा करने और साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में योगदान करने के लिए नागरिकों को लाने की एक पहल है, जिसके माध्यम से इंटरनेट पर गैर कानूनी सामग्री को चिन्हित करने के लिए लगभग 500 स्वयंसेवकों आदि को शामिल करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। और महत्वपूर्ण रूप से इसमें यह प्रयास किया जाना प्रस्तावित है कि हम कुछ वॉलंटियर्स अथवा स्वयंसेवकों के माध्यम से जो इंटरनेट पर अवैध अथवा गैर कानूनी ऑनलाइन सामग्री है उसकी पहचान कर सकें, उसकी समय पर रिपोर्टिंग कर सकें और समयबद्ध आधार पर उसे हटा सकें, जिसमें स्वयंसेवकों के माध्यम से कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सुविधा प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन गलत है? याद रखिएगा, गलत कथन के बारे में पूछा है। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका USA से C-17 ग्लोब मास्टर की खरीद की है। इसका निर्माण बोइंग द्वारा किया गया है। यह एक बड़ा सैन्य परिवहन विमान है जिसका इस्तेमाल सामरिक एयरलिफ्ट मिशनों के लिए, सैन्य परिवहन, कार्गो जैसे भारी हथियार परिवहन के साथ चिकित्सा निकासी और एयर ड्रॉप ड्यूटी आदि के परिवहन के लिए किया जाता है। ये तीनों के तीनों जो कथन हैं वह सही हैं। चूंकि पूछा है इसमें गलत, तो इसके संदर्भ में हमारा उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, यानी तीनों के तीनों कथन सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर आई है, जिसमें भारत की ऑक्सीजन की कमी को पूरा किए जाने के संदर्भ में सिंगापुर से ऑक्सीजन को मनाए जाने के संदर्भ में ग्लोब मास्टर जो विमान है उसकी सहायता ली गई है। C-17 ग्लोब मास्टर मुख्य रूप से बोइंग कंपनी का एक बड़ा सैन्य परिवहन विमान है जो मैकडॉनल्ड डगलस के द्वारा 1980 से 1990 के दशक के बीच में संयुक्त राज्य की USA की वायुसेना के लिए विकसित किया गया था, जो मुख्य रूप से दुनिया भर में सैनिकों और कार्गों के परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण विमान है जो समय पड़ने पर चिकित्सा निकासी और एयर ड्रॉप ड्यूटी भी कर सकता है। भारत द्वारा इसकी सेवाएं लिए जाने के बाद से ही निश्चित रूप से भविष्य की रणनीतिक एयरलिफ्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा और साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं से भी समयबद्ध तरीके से निपटे जाने के संदर्भ में इसकी सेवाएं काफी महत्वपूर्ण होंगी। क्योंकि यह जो विमान है वह छोटे से क्षेत्र में भी लैंडिंग करने में सक्षम है, इसी के चलते इसको दूरस्थ स्थानों पर भी माल परिवहन के लिए प्रयोग किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर इसमें मेडिकल इमरजेंसी भी सहायता ली जा सकती है। इसके संदर्भ में इसका काफी महत्व है। आप इसको इस चित्र में भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, डीप टाइम परियोजना जिसका उद्देश्य यह है कि किसी देश में लोग अलगाव और अंधेरे के कारण रहने की स्थिति और पर्यावरण में चरम परिवर्तनों के लिए कैसे अनुकूलित होते हैं, हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया था? स्विट्जरलैंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका की जर्मनी? तो इसका सही उत्तर है बी, फ्रांस। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में यह खबर प्रमुखता से छपी है। डीप टाइम परियोजना एक ऐसा वैज्ञानिक अनुसंधान है जिसका उद्देश्य यह अध्ययन करना था कि लोग जीवन की परिस्थिति, वातावरण में बदलाव के लिए किस प्रकार से खुद को अनुकूलित करते हैं और इस अनुसंधान के तहत 40 दिन और 40 रातों के लिए समूह के द्वारा इस परियोजना में गुफा में निवास और उसकी खोज पर बल दिया गया। चूंकि गुफा के अंदर कोई भी धूप नहीं थी, तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस था और आर्द्रता भी लगभग 100%
थी। इसी के चलते गुफावासी किस प्रकार से उसमें निवासित हैं, किस प्रकार से वह वहाँ की परिस्थितियों में स्वयं को ढाल रहे हैं, इसका अध्ययन किए जाने के संदर्भ में इसकी काफ़ी महत्ता थी। उल्लेखनीय है कि इस पूरी अवधि में गुफावासियों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। कोरोना महामारी की क्या स्थिति है, इस पर भी कोई अपडेट नहीं था और न ही वह दोस्तों या परिवार के साथ कोई संवाद बनाए हुए थे। अब यूपीएससी में संघ लोक सेवा आयोग में 2020 में आए हुए प्रश्न को देख लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगित के उत्तर में कि नुब्रा घाटी के उत्तर में? तो इसका सही उत्तर है डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में। सियाचिन ग्लेशियर की अवस्थिति आप इस मानचित्र में देख सकते हैं और आप यह भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह नुब्रा घाटी के उत्तर में अवस्थित है। साथ ही साथ इस मानचित्र में आप गिलगित की अवस्थिति भी देख सकते हैं, आप अक्साई चीन की अवस्थिति भी देख सकते हैं और आप लेह लद्दाख की भी अवस्थिति देख सकते हैं। सियाचिन ग्लेशियर को आप इस मानचित्र के माध्यम से भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे यानी आज के तथ्य को, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं अफ्रीकी स्वाइन बुखार या फिर अफ्रीकी स्वाइन फीवर। हाल ही में मिजोरम के 4 जिलों के कुछ क्षेत्रों को अफ्रीकी सुअर बुखार या फिर अफ्रीकी स्वाइन फीवर के एपिसेंटर मुख्य केंद्र के रूप में घोषित किया गया और अब तक एक महीने में 1119 सुअरों की इसके चलते मृत्यु हो चुकी है। अफ्रीकी स्वाइन बुखार एक बेहद संक्रामक और घातक पशु रोग है जो घरेलू और जंगली सुअरों को संक्रमित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें रक्तस्रावी बुखार का एक तीव्र रूप देखा जाता है। इसे अफ्रीकी स्वाइन बुखार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे पहली बार अफ्रीका में 1920 के दशक में देखा गया था। हालांकि बाद में इसका प्रसार दुनिया के दूसरे देशों में भी हुआ। इसमें सबसे ज्यादा विकट बात यह है कि इसकी मृत्यु दर 100% के करीब है और चूंकि बुखार का कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसे फैलने से रोकने का एकमात्र तरीका बुखार से पीड़ित जानवरों को मार देना ही है। आपको यह भी याद रखना है कि अफ्रीकी स्वाइन बुखार मानव के लिए खतरा नहीं है क्योंकि यह केवल जानवरों से दूसरे जानवरों में फैलता है और जिस तरीके से इसका वैश्विक खाद्य सुरक्षा, घरेलू आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिस तरीके से इसका एक देश से दूसरे देश में प्रसार हो रहा है, इसी के चलते इसको कृषि और खाद्य संगठन के द्वारा एक महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व की बीमारी के रूप में चिन्हित किया गया है। इसको आप इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जिसके तहत मुख्य रूप से मंगोलिया, चीन, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया आदि में इसका प्रसार काफी तेजी से देखा जा रहा है और धीरे धीरे भारत के पूर्वोत्तर में भी इसका प्रसार देखा गया है। इस प्रकार से आज के डेली क्विज के सत्र के माध्यम से हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की आपके साथ चर्चा की। यदि आपको हमारे द्वारा प्रारंभ की गई पहले पसंद आ रही हैं तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।